हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज ईद उल फित्र है। आप सभी को मुबारक हो। आप लोग जहां भी हों खुश हों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छे से ईद मनाई होगी। लेकिन इस ईद में हमें जो गजा में जो कुछ हो रहा है, जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए कम से कम दुआ तो जरूर करनी चाहिए और जहां कहीं हम सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। आज हम एक बार फिर जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं। बात बहुत ही अहम इसलिए है कि अब नेतन्याहू को बाइडेन कह रहे हैं कि हमास, यानी उनका एक तरह से इनडायरेक्ट ये मैसेज है कि हमास जंग बंदी के लिए तैयार हो ना हो, आप 6-8 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दीजिए और उसके बाद और चीजें होंगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि रफा के लिए हमने तारीख तय कर ली है, रफा में फौजी ऑपरेशन के लिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई तैयारी, कोई तारीख तय नहीं है। तो एक अजीब कंफ्यूजन है। उधर हमास की तरफ से फिर से एक बार फिर इजराइल के जरिए पेश किया गया सीज फायर मसौदा रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसी हालत में क्या होगा, कैसे हालात होंगे? पूरा रमजान गुजर गया, जंगबंदी नहीं हुई। पहले उम्मीद यह थी कि शायद रमजान से पहले जंगबंदी होगी। अब क्या कुछ होगा, ये जरा समझने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हमारे साथ हैं, जो विदेशी पत्रकार के तौर पर भी कई मुल्कों में काम कर चुके हैं और जंगें भी कवर की हैं। एक लंबा तजर्बा है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, चीजों को समझने का, और उस इलाके में कई बार आपने सफर भी किया है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बाइडेन का जो बयान आया है, ऐसी सूरत में जब एक तरफ रफा पर फौजी कार्रवाई करने की जिद, दूसरी तरफ हमास की तरफ से प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाना, उसके बीच में जो बाइडेन का जो ये नया रुख आया, 6-8 हफ्ते का सीज फायर, आपको क्या कुछ समझ में आता है? क्या कुछ है इसका कहने का मकसद क्या है? उसके पहले तो आपको ईद मुबारक, आपके सुनने वालों को, खासकर गाजा और उसके जो भी हिमायती है, चाहे ईसाई है या मुसलमान है या यहूदी है या हिंदू है, सबको ईद मुबारक। क्योंकि ईद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, मौका है उम्मीद का, और वो उम्मीद हम सबको ताकत देती है। खासकर जो निगाह गाजा पर लगाए रखे हैं, गाजा में जो लोग मर रहे हैं, जो करा रहे हैं, जो घायल हुए हैं, जो घर से भागना पड़ रहा है, उनकी हिमायती है, उनसे हमदर्दी रखते हैं। इन सभी से एक पॉजिटिविटी आती है जो आगे लोगों को भी ताकत देती है, और जो शांति के लिए, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ताकत देती है। और मेरा ख्याल है गाजा में एक बात तो 6 महीने में आ गई है, कुछ ना कुछ जो पिछले 30 साल से या 40 साल से लोग भूल गए थे, फिलिस्तीनी भी हैं, भूल गए थे कि इजराइल का वहाँ पे ऑक्यूपेशन है और बड़ा कड़वा ऑक्यूपेशन है। भूल गए थे कि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो गुलामी तो नहीं मगर रेफ्यूजी की हालत में कई देशों में रहता है, और रेफ्यूजी होता है, नागरिक नहीं होता। ये उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो ये एक बार पूरे दुनिया की कॉन्शियस ज़मीर झिझोड़ दिया है। मेरे खुद कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा जो सहाफ़ी भाई बहन हैं, उनका गोली से मर गए, बॉम्बिंग में मर गए। जर्नलिज्म की हिस्ट्री में और जंगें भी हुई हैं बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी तादाद में, इतने कम टाइम में नहीं ऐसा कभी हुआ था। और ये भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक झटकाने वाली बात है, खास करके के इलाके में जहाँ पे जंग हो रही है, वहाँ पे कोई वेस्टर्न जर्नलिस्ट नहीं है, कोई ईस्टर्न जर्नलिस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कोई जापानी या चाइनीज जर्नलिस्ट हो, कोई है ही नहीं। जो वहाँ पर थे उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। तो गाजा की अगर आप जैसे लोग दुनिया भर में नहीं होते
तो बड़ा एक तरफा सा उनका एम्बेडेड इजरायली पत्रकारों के अलावा कोई वाक़ा नहीं था, या CNN का कभी कभार कोई आ जाता है। और ये बात मेरे को कल रात को एक क्रिस्टीन अमनपुर, बहुत मशहूर हैं पत्रकार और पिछले 40 साल से एरिया कवर कर रही है, वो कह रही थी कि यहाँ पर हो ये रहा है कि इंटरनेशनल आंख जो होती है मीडिया की, उसका कत्ल हो गया है। जो वेस्ट एशिया की इक्का दुक्का एजेंसीज आती थी, इजराइल ने उनको भी बाहर कर दिया है। तो एक तरीके से इतना बड़ा इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया गया है जो हिंदुस्तान भी कभी नहीं कर पाया, चीन भी नहीं कर पाया। मीडिया और इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर ब्लैंकेट हो गया था। तो ये देखते हैं, इसके रहते हुए जो मैनिपुलेशन मीडिया का हो सकता था, जो अफवाहों का हो सकता था, वो होता रहा। नेतानियों की कहनी को बढ़ा चढ़ाकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी और कुछ हद तक वेस्ट एशियन मीडिया ने भी करना, मजबूरी से करना पड़ा, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन का चारा नहीं था। और उसमें सबसे बड़ी जो बात जिसको एक तरीके से बुरा लगा था या कभी हुई थी, वो थी कि बाइडन और जो अमेरिका का रूलिंग स्टेट है, डोनाल्ड ट्रंप का बकवास वाला नहीं, CNN का कमर्शियल नहीं, जो पावर सेंटर्स है वहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, व्हाइट हाउस और पेंटागन, उनके क्या बहस हो रही थी और उनकी नीयत क्या थी। और ये बात कल शाम को काफी साफ हो गई थी कि ये तीनों, और खासकर बाइडन, आप कह रहे हैं इजराइल से डायरेक्टली कि आप फौरन 4 महीने, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते का, 2 महीने का सीजफायर कीजिए, यूनिलैटरल कीजिए, और उसके बाद बाकी देखेंगे क्या होगा। बाइडन ने यह भी कहा कि इसमें हमारा कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, मगर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है वो कंसर्न नहीं है। बाइडन ने दूसरी जगह फिर ये कहा कि हथियार हम देंगे, दूसरा ट्रांस तैयार है, मगर ये भी होना है। ये नहीं कहा उन्होंने कि पहले ये हो तब हथियार देंगे, या हथियार दे देंगे और उसके बाद कीजिएगा। ये अलग अलग हिस्से से उसको होना है। और ये मेरी बात कल जो जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन एजेंसीज इसको डिस्कस कर रही थी, तो ये साफ हो गया था कि अब नेतानियों की जो ग्रीड है उसकी, और उसकी ग्रीड की भी एक मजबूरी है कि अगर वो हटता है तो जेल जाता है, अगर वो रहता है तो वॉर मॉन्गरिंग करता रहता है। अब दूसरी तरफ जाते हैं, नेतानियों को क्या हो रहा है, नेसेट के अंदर नारेबाजी हुई, नेसेट के अंदर नारेबाजी हुई, नेसेट के बाहर लोग नारे लगा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, जो कि जिन लोगों के लोग बंदी है वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारा। तो नेतानियाहू के ऊपर एक शिकंजा कसता जा रहा है, पिंसर मूवमेंट में जकड़ा हुआ है। अगर छोड़ा तो खत्म, और ना छोड़ा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब वो, और तीसरी बात यहाँ पे, जब इससे पहले कि आप दोबारा कोई सवाल पूछे, तीसरी बात है जो बहुत ही पावरफुल है, इसको आप कह सकते हैं कि ये कैरेट है हथियार, क्योंकि अमेरिका हथियार देता है, कैरेट है, मगर जो स्टिक है वो ईरान ने दिखा दी है। उनके जब 6 आदमी मारे गए, जिसमें एक मेजर जनरल भी था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एम्बेसी टारगेट पर है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एम्बेसी बच जाएगी, ये हमारे निशाने पर से हट जाएगी, सारी एम्बेसीज है, और हम जो 6 मरे हैं उसका बदला लेंगे, टाइमिंग हमारी रहेगी। तो ये जो, और ये बात साफ है कि ईरान का इजराइल से कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते कि रातों रात ईरान के टैंक्स, इजराइल के टैंक्स ईरान में हमला कर देंगे या काउंटर हमला कर देंगे। तो इजराइल आज उस मौके पर है कि एक बहुत बड़ी शक्ति सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की, ईरान, क्योंकि वो दोनों तरफ टच करता है, बहुत बड़ी शक्ति जो कोल्ड वॉर में से अलग थी, वो इजराइल को हिट कर सकती है। और इजराइल के अंदर जो डिस्कशंस हो सकते हैं उनको मोड़ दे सकती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था कि बम सिर्फ गाजा से नहीं आएगा, बम सिर्फ लेबनान से नहीं आएगा,
अब रॉकेट, आयरन डोम तो जर्जर हो ही गई है, रॉकेट ईरान से भी आ सकते हैं। और ये इसराइल के लिए उनकी जो डिफेंस कैलकुलेशन थी उसमें ये थोड़ा सा हल्के से दूर था। अब उसको ये सेंटर स्टेज उनको अपनी स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन में लेना पड़ेगा। अच्छा जॉन दयाल साहब, आपने ईरान का जिक्र किया, दमिश्क वाले हमले का जिक्र किया। 1 अप्रैल को जो हमला हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे, 7 लोग IRGC के लोग उसमें बताए जाते हैं। उसके बाद जो ईरान ने धमकी दी, जवाबी हमले की, उसके फौरन बाद 2 डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आए। एक तो गाजा से फौजों की वापसी, जी, दूसरे दूसरे जो बाइडेन की तरफ से ये कहा जाना कि आप यूनिलेटरल अपनी तरफ से ही जंगबंदी 6-8 हफ्ते की शुरू कर दो। ये 2 बड़े ऐलान सामने आए। इसी बीच में ईरान के एक IRGC के कमांडर ने एक बात और कही है कल कि अब मुसलमान मुल्कों की जॉइंट आर्मी ही इसका हल है कि वो इजराइल को पसपा करे। तो क्या आपको आपको क्या लगता है कि ये ईरान अपने लाइक माइंडेड लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ाते हुए यमन, लेबनान, इराक, सीरिया ये सब करने के बाद अब वो जॉइंट आर्मी की बात कर रहा है? आपको क्या कुछ लगता है, एक वॉर कवर करने वाले जर्नलिस्ट के तजर्बे के रोशनी में आप क्या कह सकते हैं इस पर? नहीं, ये इंडिपेंडेंट आर्मीज जिसमें चेन ऑफ कमांड ना हो, जिसमें पॉलिटिकल सुपरविजन ना हो, जिसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे जर्नल की या पॉलिटिकल कमांडर की ना हो, अल्टीमेटली ये रोग आर्मीज बन जाती हैं। और चाहे लैटिन अमेरिका हो या एशिया हो या ये वेस्ट मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पर ये हिजबुल्लाह का कमांड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये तो कई कमांडर्स होंगे उसमें। ये इसका नियरेस्ट अगर आप कह सकते हो तो फ्रेंच आर्मीज होती थी वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए, मर्सिनरीज थे, फ्रेंच मर्सिनरीज पैसा लेके आते थे और 6 हफ्ते या 6 महीने या 6 साल नौकरी करके वापस चले जाते थे। फ्रेंच कमांडर रहता था, मगर फौजी पूरी दुनिया से आते थे वहां पर। क्या वो स्ट्रक्चर रहेगा? क्योंकि मेरा ख्याल है, और ये चाहे ईरान हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, सब मांगते हैं कि आर्मीज स्टेट के अंडर रहे, स्टेट के कंट्रोल में रहे। स्टेट के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, उस लोग वहाँ के लोगों का क्या मांगते हैं, क्या उनकी फ्यूचर बनाना मांगते हैं, उनके मातहत डिफेंस करे या ऑफेंस करे। तो अगर ये एकदम ये इंटरनेशनल नेटो तो नहीं बन जाएगा ना ये। यह उनका कहना है और इसमें कोई क्लियर क्लैरिटी नहीं है कि सारे देश मिलके एक नेटो कमांड की तरह वेस्ट एशियन कमांड बनाएंगे, जो शायद फिर अमेरिकन हथियार भी वहां से मिल जाए या रशियन हथियार भी मिल जाए। क्योंकि आर्मी आएंगी, उनको कोई रसद का चाहिए होता है, उनको कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी कितने अरसे के लिए उनके पास हथियार हैं। 6 दिन के हथियार हो तो अब नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरा ख्याल है आज की तारीख में इसको एक धमकी समझा जाए, ये इमीडिएटली तो मेरे को दिखता नहीं है। ISIS एक तरीके से कह सकते थे कि मल्टीनेशनल बन गया था कुछ अर्से तक, मगर इसमें इस लड़ाई के मातहत और इस लड़ाई की हिस्ट्री में कोई खास रोल आज की तारीख में दिखता नहीं है। अच्छा जॉन दयाल साहब, इस जंग में एक नई चीज गालिबन हो रही है, वो आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं। फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में न सिर्फ हिजबुल्लाह लेबनान के, बल्कि हुथी यमन से और हजदल शाबी इराक से ये मुसलसल इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल कुद्स डे था, आखिरी फ्राइडे जो उसका रमजान का होता है, उससे एक आध दिन पहले एक ऑनलाइन एक मीटिंग हुई, वीडियो मीटिंग, जिसमें हिजबुल्लाह, हुथी, हजदल शाबी और हमास ये सब लोग मिले और उसमें बड़ी अच्छी तालमेल नजर आ रही थी कि ये बिल्कुल आपस में कोऑर्डिनेट करके इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस चला रहे हैं। तो इस नए तजर्बे में, जिसमें आइडियोलॉजिकल स्प्रिंग जिसे कह सकते हैं वो ईरान है, ईरान की आइडियोलॉजी है जो अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान कहता है, जो इजराइल को इस इलाके में
नासूर कहता है और उसके खात्मे की बात करता है। वो एक तरह से पॉलिटिकल जो जो आइडियोलॉजी इन पूरे सभी रेजिस्टेंस फोर्सेस में वो कॉमन है। तो क्या आपको ऐसा लूज किस्म का की अंडरस्टैंडिंग को अगर कुछ फॉर्मलाइज कर दिया जाए और बेहतर, तो क्या वो और इफेक्टिव नहीं हो सकती इजराइल के खिलाफ? और ये सब लोगों को असला ईरान से आ रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग उनके इलाके में क्या हो रहा है, बाहर के इलाकों में क्या हो रहा है, वो ईरान से आ रही है। और मेच्योर स्ट्रेटजी मेकिंग वो भी ईरान से ही आ रही है, क्योंकि ये इनको डाकू दल तो नहीं कहा जा सकता, मगर इनकी जो वॉर स्ट्रेटजी की डेप्थ है वो नहीं है। उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये अगर हूतियों को अगर ये सारे नहीं मिलता तो वो जिसको कहते हैं समुद्री डेकॉइट की तरह होते हैं, पायरेट्स, सुडानीज पायरेट्स या सोमालियन पायरेट्स। वो पायरेट्स नहीं है, वो कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि इजराइल को काफी हद तक कंट्रोल कर पाए, और न सिर्फ इजराइल को बल्कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल कर पाए। और उसकी वजह से जो भी मैरीटाइम कंट्रीज है जिसमें हिंदुस्तान भी है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर वो डाल पाए। आखिर 2 जहाज तो हिंदुस्तानी थे ना, जो जिनके ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। और इसी तरीके से लेबनान की जो मिलिशिया है, जो इजराइल के एक्टिविटीज में 50 साल से इन्वॉल्व है, एक तरीके से कह सकते हैं, जबकि और 85 के बाद से बड़े क्लोजली लेबनान के जो भी आते हैं एक्टिविस्ट और मिलिशिया इजराइल के इमीडिएट टच में हो तो वो तो पर्टिकुलर उनकी 2-4 तो मैं देख चुका खुद ही अपनी आंखों से। उनका इजरायली आर्मी की टैक्टिक्स से, इजरायली आर्मी के मार्चिंग और जो अटैक प्लान्स होते हैं उनसे बहुत अच्छा तारुफ है। और उनको तो अगर आप चाहें तो किसी भी वॉर कॉलेज में जाके एक लेसन ले सकते हैं कि अगर इजराइल ये करता है तो उसका जवाब क्या है, तो वो एक्सपर्ट है। तो ये छोटे छोटे इनकी जो अलग अलग एक्सपर्टीज है उसका फायदा तो ईरान को भी मिल रहा है। जब इंटेलिजेंस को देता है तो इंटेलिजेंस इनसे लेता भी है, इसकी ईरान की ये आउटपोस्ट है। मगर फिर ये क्या कॉमन कमांड एंड कंट्रोल में काम करेंगी? क्या इजरायली स्ट्रेटेजिक जो उनका जनरल्स का ग्रुप है इस इलाके के लिए, उसके कमांड में ये काम करेंगी, घूम लेंगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी खुददार फौजें हैं, बड़े ट्राइबल फौजें हैं, ये दोस्ती तो करती नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। अभी इसी आखिरी फ्राइडे की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंटरनेशनल कुद्स डे, उसमें तेहरान की रैली में गाजा से इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद अल नखाला और इराक की हशद शाबी, जिसे एक ऐसी फोर्स कहा जाता है जो अब वहां की फौज में है, उन्होंने ये बात कही कि हम इंतजार कर रहे हैं आयतुल्लाह खामेनाई के हुक्म का। तो उसमें यह तो लग रहा है कि तालमेल है और ईरान सुपरवाइज कर रहा है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, IRGC के एक और जिम्मेदार ने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की, चूंकि वो ये कहते हैं कि UAE में इजराइल जो आया है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आया है, वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। ये रास्ता एक तरफ तो बाबल मंदब पे कंट्रोल है हूथियों का, इस तरफ अगर इसको ईरान बंद कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो कहां जाएगी दुनिया? आखिर किस तरफ कहां पनाह मिलेगी इन मुल्कों को जो इसी इलाके के तेल पर और बिजनेस पर डिपेंड करते हैं? और यही बाकी लोगों के लिए एक्सपोर्ट का भी रास्ता यही है। तो अगर ईरान ये खास धमकी दे रहा है, उसने कुछ सोच समझ के किया होगा कि उसका कितना नुकसान होगा। ईरान के पास अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में जाने के रास्ते बहुत कम है, उनको भी ज़रूरत है।
अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, अपना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मगर उनकी ताकत तो है, ये कर सकते हैं बाकायदा। और ये एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ये बैलेंसिंग एक्ट है कि ये पूरा जो इंडियन ओशन का ये वाला हिस्सा है अटलांटिक और पैसिफिक में मिलने से पहले बड़ा इम्पोर्टेंट रास्ता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। चीन से लेके यूरोप सामान जा रहा है, जापान से लेके यूरोप सामान जा रहा है, शॉर्टेस्ट कट है ये रास्ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सी रूट्स है। और केबल्स जा रहे हैं जिसका हम लोग जिक्र नहीं करते हैं, ग्लास फाइबर केबल्स, इंटरनेट जा रहा है। तो ये धमकी बड़ी पावरफुल धमकी है, मगर ईरान इसका यूज कर रहा है। ऐसी धमकी को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो एक तरीके से फिर इंटरनेशनल वॉरफेयर में एक कदम आगे हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये धमकी है, क्योंकि कल जो शायद वहाँ की सुप्रीम लीडरशिप बोली है उसको उन्होंने इस बात को रिपीट नहीं किया है। अब वो आज जो ईद की नमाज हुई है तेहरान में इमाम खुमैनी के श्राइन पर, उन्होंने फिर इजराइल को पनिश करने की बात कही है, जिसमें ये दमिश्क वाले हमले के बाद। अच्छा, मैं अब एक चीज और समझना चाहता हूं। देखिए, आप एक लंबे अरसे से दुनिया के हालात को देख रहे हैं। ये जो ईरान धमकी दे करके और कुछ टाइम देता है, बाकायदा टाइम देता है सोचने समझने का शायद, और अपने यहाँ भी प्लानिंग करने वालों को टाइम देता है, तो ये तरीका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कितना इफेक्टिव है? क्योंकि ये दुश्मन एम्बेसियां खाली करके बैठा रहे। अगर हफ्तों 28 एम्बेसियां खाली जो जिनकी खबर आई थी, अभी तक वापस खुलने की खबर नहीं आई है, तो ये जो खौफ दुश्मन के दिल में खौफ बिठा करके मुसलसल, मुझे याद आ रहा है कि जब इसमें जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था, उसके बाद जो इराक में अमरीकी छावनियों पर हमले किए थे, उसके बाद एक जवाब आया था, ईरान की तरफ से एक कमेंट आया था कि अभी तो कासिम सुलेमानी के जूते का बदला भी नहीं लिया है हमने। ये जो जूते का भी बदला नहीं लिया है, अभी हम और बदला लेंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तरह से ये जो स्ट्रेटेजी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी कहिए जो भी, क्या आप इसको कैसे देख? ईरान ने पिछले 5 साल में या 6 साल में, कोविड से पहले 1-2 साल के बाद, अपनी इंटरनेशनल पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। आप जानते हैं कि एक जमाना था जहां पे न्यूक्लियर पेट्रोलिंग, सर्चेस, कंट्रोल्स, सर्टिफिकेशन, और उसके रहते हुए ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, जो ईरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बना था, पॉलिटिकल प्रेशर, स्ट्रैटेजिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, और वो एटॉमिक एनर्जी के थ्रू जो भी प्रेशर बना सकते हैं। ईरान एक तरीके से सिकुड़ गया था, उसकी इंटरनेशनल से कहने की शक्ति कम हो गई थी, जो साफ दिखता था। अभी उन्होंने इसको एक तरीके से हटाकर, छिटक कर, अब वापस इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ही पावरफुल प्लेयर, बहुत ही ताकतवर प्लेयर बन के आए हैं। बल्कि कई बारी तो सोवियत का रशिया से 4 कदम आगे है कई इंटरनेशनल मामलों में। और ये कहने की बात है क्योंकि कुछ हद तक वो रशिया की पनाह में भी थे। अगर रशिया नहीं होता तो अमेरिका उस वक्त बहुत नुकसान कर सकता था ईरान का भी। अब उन हालात से उठ के आज ये खड़ा होकर दोबारा अमेरिका को जवाब देना, आंख में आंख मिला के बात करना, इजराइल को दूर से ही धमकी दे देना, और वो इजराइल डर जाता है उससे। ये वहाँ की लीडरशिप के लिए, सुप्रीम लीडर के लिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, तीनों के लिए एक बहुत फख्र की बात है कि वो दोबारा ईरान को एक मजबूर, ताकतवर, और अगर ताकत आती है तो इकोनॉमिक पावर भी देने की शक्ति रखेंगे, वो कर पाए हैं वो। अच्छा, एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, एक जमाना था जब
ईरान को अलग थलग करने की, आइसोलेशन की बात की जाती थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अब ईरान अमेरिका से कह रहा है कि तुम दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी चोट लगेगी जी। यानी अब वो इजराइल को आइसोलेट करने में एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो ये जो एकदम काया पलट जैसी हालत हुई और इजराइल अब जान बचानी मुश्किल हो रही है, और इजराइल के सामने यूरोप के मुल्क भी कहते हैं कि हम पाबंदियां लगा देंगे और इजराइल के साथ हम नहीं चल सकते। खुद पब्लिक ओपिनियन यूरोप में, अमेरिका में इजराइल के खिलाफ बन रही है, और ईरान अमेरिका से कह रहा है कि तुम दूर हो जाओ इजराइल से। ये इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जैसे मैं बता रहा था, ये जो ईरान के लोग, इनको मैं लोगों की ताकत मानूंगा, क्योंकि अगर लोगों में ताकत नहीं होती है तो रूलर फिर एक छोटा सा डिक्टेटर बन के रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। ईरान के लोगों ने जो अपनी नेशनलिज्म, कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म लाए हैं, और उस दौरान लाए हैं जब इंटरनेशनल, यूरोपियन खासकर, टोटल पब्लिक पॉलिटिकल और मीडिया वॉर्स उसके खिलाफ थी, चाहे औरतों का पर्दा या और किसी चीज़ को लेके, फिर तेल को लेके, न्यूक्लियर प्लांट्स को लेके, जो उसको पारिया बनाया जा रहा था, अलग थलग किया जा रहा था, उससे ये वो बॉन्ड्स को ये तोड़ पाए हैं। और उसके लिए जो नेशनल विल है की, वो काबिल तारीफ है। और उसी से लेते हुए शक्ति, ये सिर्फ अगर सुप्रीम लीडर अकेले तो नहीं कर पाते ना, या पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं कर पाती है, तो ये पब्लिक विल, इतना स्ट्रेस हो तो अगर रिबेलियन करना हो, रेजिम चेंज करनी हो, तो उसके लिए तो बड़ा राइप बात है, मगर नहीं हुआ। और उससे लीडरशिप में ताकत आई कि लोग हमारे साथ हैं। और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का ये बहुत बड़ा खंडन है। ईरान की लीडरशिप और वहाँ के पीपल में आज से ज्यादा इकट्ठा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बनिस्बत बेंजामिन नेतन्याहू और उनके लोगों में। ये लोगों को समझने की बात हुई। यानी एक तरफ तो ज्यादातर मुल्क वो हैं, हुकूमतें और अब अवाम बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। अरब मुल्कों में अवाम इजराइल को बायकॉट कर रहे हैं मार्केट में जब जाते हैं, लेकिन हुकूमतें उनके साथ हैं। इसी तरह से अमेरिका और यूरोप, वहां की अवाम फिलिस्तीनियों के साथ है, हुकूमत जो है वो इजराइल के साथ है अब तक। ईरान एक ऐसा मुल्क है, या इस खेमे के जो मुल्क हैं उसमें अवाम और हुकूमत के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। अच्छा, मैं अब एक मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं। आमतौर पर मीडिया को ऐसे वक्त में हर पार्टी, लड़ाई वाली, जो लड़ने वाले दोनों फरीक होते हैं, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने मीडिया को भी और दुश्मन के मीडिया को भी। तो क्या ये जो धमकियों का सिलसिला है जिसमें एम्बेसियां खाली हो गई, क्या ईरान ने वेस्टर्न मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल कर लिया? मैं जैसे आपसे बात के शुरू में बता रहा था, क्रिस्टीन अमनपुर, जो एक करण थापर वगैरह नहीं, इनकी नानी है वो, बहुत, एक तो बुजुर्ग भी हो गई, अब 60 साल की होने वाली होगी, और अलावा उसके उनका तजुर्बा और उन इलाकों में जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, यूरोप में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के नहीं, इन इलाकों में बहुत लंबा तजुर्बा, और उनकी बात को हम माने ना माने सुनना बहुत जरूरी होता है। वो ये कह रही हैं कि एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट नहीं है वहां पर जो वेस्ट को बता सके कि इजराइल क्या कर रहा है। तो एक तरीके से जो कवरेज हो रही थी वो सिर्फ इजराइल की हमास से झगड़ा, इजराइल का गजा में, वो एक तरफा था, और बहुत, वो भी बहुत लिमिटेड था। वो छोटा सा जो 10 कैमरा 15 कैमरा मैन है वहाँ पे, जहाँ पे आज के दौरान अगर ये झगड़ा नहीं होता तो 50 पत्रकार होते जिनके ऑफिसेज होते। अब वहां पर कोई खाली सुनसान है, बियाबान है जर्नलिज्म के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा, फिलिस्तीनी 100 पत्रकार मारे गए, बड़े पर्सनल दुख की, हम सब गमगीन है उसकी बात से। दिल्ली में बहुत बड़ा मजमा हुआ प्रेस क्लब में और बाकी एजेंसीज में, फिलिस्तीनियों के पत्रकारों के मरने के ऊपर, उनके इंतकाल पर बड़ी हमदर्दी यहाँ पे दिखाई गई। तो मीडिया का यूज इजराइल नहीं कर पाया है। उसने शुरू में अक्टूबर में हमास के हमले के बाद कुछ दिन तक तो था, मगर जल्द ही जब बात सामने आई, लोगों की समझ में आया कि अक्टूबर का हमला भी एक नतीजा था
उसके पहले जो हो रहा था, जी, जिस तरीके से इजराइल पंगा ले रहा था और चीजें कर रहा था, उसके बदले में जब रहा नहीं गया तो वो करना पड़ा। ये बात जब तक समझ में आई, जब तक वहां पे कोई पत्रकार था नहीं। तो इस सुनसान में 6 महीने तक बीत गए, इसमें मीडिया का एब्सेंस भी एक कुछ हद तक है। तो ये तो बात साफ है, इजराइल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर पाया है। आज पूरी दुनिया में, वेस्ट में, कैथलिक चर्च में, पोप से, रशिया में, चाइना में, जापान में, कहीं पर नेतन्याहू के प्रति कोई आमदनी नहीं है। कोई इजराइल के प्रति डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली में नहीं हो रहे। इक्का दुक्का कोई भाजपा का कर दे, मगर पॉपुलर लोग जान गए कि क्या हो रहा है, जो लिमिटेड बात है। और बाकी जैसे अरेबिक मीडिया या पर्शियन मीडिया के थ्रू जो फिल्टर होके आता है और आपके थ्रू ट्रांसलेट होके आता है, उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं खुद ही आपके चैनल से काफी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल मीडिया को मैनिपुलेट नहीं कर पाया है। अमेरिकी मीडिया के बारे में, अमेरिकन मीडिया के बारे में मैं आपको तो कई बार बता चुका हूँ कि जो अमेरिका के अंदर मीडिया है, CNN को छोड़ के अलावा उसके, और जो रीजनल मीडिया है, इजराइल के जो जुल्म हो रहा है उसका बाकायदा लोगों को बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल उल्टी पड़ी बात, चूंकि उन्होंने, इजराइल ने गाजा में 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट को खत्म किया। इजरायली मीडिया की भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, हारेट्स अखबार, जिसने कहा था कि हमें गाजा में रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा इजराइल, उनके फौजी अफसर जहां तक ले जाते हैं वहां तक हमें इजाजत होती है, उससे आगे नहीं होती। तो एक तरह से मीडिया ब्लैकआउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें इजराइल कामयाब नहीं हो सका। और जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस खुद गाजा से आ रही हैं, बच्चों की आ रही हैं, औरतों की आ रही हैं, उसने भी बहुत बड़ा काम किया है मुझे लगता है, और दुनिया की आंखें खोलने का। इसमें दुख की बात यह है कि जो लोग घायल हुए हैं, जो मर गए उनके बारे में तो क्या कह सकता हूँ, मगर जो घायल हुए हैं, जो कैंप्स में हैं, जो अभी भी वहाँ पे अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, उनको नहीं हम बता पा रहे हैं कि उनके प्रति बाकी दुनिया में कितना प्यार उमड़ रहा है, कितनी हमदर्दी उमड़ रही है। उनको मदद देने के लिए लोग आतुर है, रास्ता अगर मिल जाए तो। ये उनके तरफ उनको पता लग जाता किसी तरह, तो बहुत उनकी हौसला अफजाई होती। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने अपने तमाम तजर्बात की रोशनी में उस इलाके पर काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन हमें दी, और आपने बताया कि किस तरह से इजराइल किस तरह से नाकाम हो रहा है और ईरान की बढ़ती हुई ताकत को दुनिया अब एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो रही है। किस तरह से, क्या कोई कॉमन मुस्लिम मुल्कों की फौज बन पाएगी, उस पर भी आपने अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि मुसलसल नजर बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरह से खबरें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आए और आप तक हम पहुंचाते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस सिलसिले में आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।